आज की टेस्ट सीरीज की हिंदी सब्जेक्ट की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हिंदी में आज के टॉपिक है उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्यांश के लिए एक शब्द। उपसर्ग किसे कहते हैं? किसी भी मूल शब्द के आगे जुड़कर यदि उसके अर्थ में कोई भी विशेषता या कोई नया शब्द बने वो उपसर्ग है, और किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाएं या उसके अर्थ में परिवर्तन हो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न 1 की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? ठीक है, यहाँ ध्यान देना है, नहीं पर नहीं बना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है परामर्श, पराधीन, पराभव और पराजय। सबसे पहले बात करते हैं कि सही उत्तर की, जो कि है ऑप्शन बी, पराधीन। देखिए परामर्श में परा उपसर्ग है, परा प्लस मर्श। पराभव में भी परा उपसर्ग है, परा प्लस भव। और पराजय में भी परा उपसर्ग है, परा प्लस जय। देखिए परा उपसर्ग का प्रयोग हम करते हैं विपरीत के अर्थ में। ठीक है, जैसे समझिए यहाँ पे पराजय है तो जय का विपरीत पराजय। ठीक है, लेकिन पराधीन में पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ना कि परा। ठीक है, पर प्लस अधीन, और पर का उपयोग हम करते हैं पराया। ठीक है, पर का उपयोग होता है पराया, अधीन, किसी और के अधीन, पराधीन। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? देखिए अभी उपसर्ग से बनने वाले शब्दों की बात करते हैं पहले, जैसे अभिनव है, ठीक है, अभिज्ञ है, इस तरह के शब्द हैं अभी उपसर्ग से बनने वाले, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि है सामने, पास और विशेष। अभी उपसर्ग का प्रयोग सामने, पास और विशेष के संदर्भ में होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से अ उपसर्ग नहीं है। आपको ही देखना है कि इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अनन्य, अनैतिक, अनिद्रा और अनिर्वाच्य। अ उपसर्ग का प्रयोग होता है किसी भी शब्द में यदि हम किसी का अभाव दिखा रहे हैं, या किसी का निषेध दिखा रहे हैं, या किसी के रहित। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं, अनिद्र है, अनिद्र का अर्थ होता है बिना निद्रा के, तो यहाँ पे निद्रा का अभाव है, तो अभाव के संदर्भ में हम अ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर की। सही उत्तर होगा अनन्य। देखिए अनैतिक, जो नैतिक नहीं है, अभाव है नैतिकता का। अनिद्र की हमने बात की अभी, अनिर्वाच्य, इसमें निर्वाच्य, इसमें अभाव है। लेकिन अनन्य, अनन्य में जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है अन। ठीक है, अनन्य में अ उपसर्ग नहीं है, अनन्य में है अन उपसर्ग। अन प्लस अन्य, अन प्लस अन्य मिलके बनता है अनन्य, तो अनन्य में अन उपसर्ग है, ना कि अ उपसर्ग है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, बेकार, बेखबर, बेलदार और बेगुनाह। इसका मतलब है यहाँ पे बे उपसर्ग की बात हो रही है। देखिए बे उपसर्ग हिंदी का उपसर्ग नहीं है, बे एक विदेशी भाषा का उपसर्ग है, एक फारसी भाषा का उपसर्ग है बे। और यहाँ पे बेकार में उपसर्ग है जो किसी काम का नहीं है, बेकार। बेखबर, जिसे किसी चीज की खबर नहीं है, बेखबर। बेगुनाह, जिसने कोई गुनाह नहीं किया है, बेगुनाह। बेलदार, ये इसका उत्तर है, यहाँ पे कोई उपसर्ग नहीं है बेलदार में। जिस तरह हिंदी में हम अ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं अभाव के लिए, किसी बिना या निषेध के लिए, वैसे ही बे उपसर्ग का प्रयोग भी फारसी भाषा में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हार मूल शब्द के साथ जुड़कर भोजन का अर्थ देता है। यहाँ पे आपको चार मूल शब्द दिए गए हैं। चलिए उन मूल शब्दों में हम सबसे पहले आ उपसर्ग की बात करते हैं। मूल शब्द है हार। ठीक है, यदि अ उपसर्ग मूल शब्द हार के साथ मिलता है तो बनता है आहार, जो कि भोजन के अर्थ में, जो कि भोजन का अर्थ देता है, तो यही इसका उत्तर है।
अगले ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। उपहार, क्या ये भोजन के संदर्भ में है? बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है। निहार, क्या ये भोजन के संदर्भ में है? नहीं है, तो ये भी गलत उपसर्ग है। और कुहार, ये भी गलत हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न शब्द में नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको नहीं हुआ है इन शब्दों पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है उत्तर आते हुए भी हम गलत कर देते हैं। पहला ऑप्शन है निवेश, निस्तार, निहित और निलंबित। देखिए निवेश में नी उपसर्ग है, बिल्कुल है, नी प्लस वेश। निहित में नी उपसर्ग है, नी प्लस हित। और निलंबित में भी नी उपसर्ग है, नी प्लस लंबित। लेकिन निस्तार में नी उपसर्ग नहीं है, निस्तार में कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्र उपसर्ग का अर्थ है, 4 ऑप्शंस हैं। विपरीत, आगे, प्रहार और निषेधात्मक। प्र उपसर्ग का अर्थ है, देखिए प्र उपसर्ग की यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर होगा आगे। ठीक है, प्र उपसर्ग जब भी हम कभी भी हम उपयोग करते हैं तो उसे आगे के संदर्भ में। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ प्र उपसर्ग का, जैसे है प्राध्यापक, ठीक है, प्रगति, प्रगति, और हो जाएगा प्राचार्य। ये सभी प्र उपसर्ग के उदाहरण हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा है? देखिए ये जरूरी नहीं है कि किसी भी उपसर्ग में, किसी भी शब्द में, मूल शब्द में केवल एक ही उपसर्ग हो या एक ही प्रत्यय हो, वो एक से अधिक भी हो सकते हैं। यही इस प्रश्न में पूछा गया है कि किस शब्द में एक उपसर्ग जुड़ा है। ठीक है, एक उपसर्ग का पता लगाना है। पहला शब्द है सुप्रसिद्ध, प्रतिनियुक्ति, पर्यवेक्षक और अभिभावक। यदि हम सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन डी। इसमें केवल एक उपसर्ग है जो कि है अभी। अभी प्लस भावक, अभिभावक। तो केवल ऑप्शन डी ऐसा है जिसमें केवल एक उपसर्ग की बात हो रही है। चलिए बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सुप्रसिद्ध में 2 उपसर्ग हैं जो कि हैं, सुप्रसिद्ध में सु, प्र और सिद्ध। सुप्रसिद्ध में एक नहीं बल्कि 2 उपसर्ग हैं। अगला है प्रतिनियुक्ति, प्र प्रति प्लस नी और युक्ति। ठीक है, युक्ति इसमें मूल शब्द है और बाकी 2 इसमें उपसर्ग हैं। अगला प्रश्न, अगला शब्द है पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक में भी 2 उपसर्ग हैं, परि प्लस अव और ईक्षक। ठीक है, परि, अव और ईक्षक। यण संधि का उदाहरण भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से केवल एक शब्द है अभिभावक जिसमें केवल एक उपसर्ग की बात हुई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, ठीक है, जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है, उस शब्द का हम पता लगाना है। देखिए इस तरह के प्रश्न में कई बार हम क्या गलती करते हैं, यहीं पे समझते हैं कि प्रश्न एंड हो गया है और ABCD में से कोई भी ऑप्शन हम चूज कर लेते हैं, लेकिन आपको यहां तक इस प्रश्न को देखना है। ठीक है, चलिए परास्त, अद्यतन, आस्तिक और व्याधि 4 शब्द हैं। उपसर्ग रहित शब्द का आपको पता लगाना है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। यदि हम सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए अद्यतन और आस्तिक कोई उपसर्ग नहीं है इसमें, जबकि परास्त में और व्याधि में, इन दोनों में ही उपसर्ग की बात होती है। जबकि आस्तिक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अस्ति प्लस एक आस्तिक।
ठीक है, और अद्यतन में भी ये अ उपसर्ग नहीं है यहाँ पे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? ठीक है, उपसर्ग भी देखना है आपको और प्रत्यय भी देखना है आपको। चलिए, पहला ऑप्शन है चुगलखोर और पथरीला। क्या इसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों है? नहीं, इसमें केवल ये खोर और इधर ईला प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है दुस्साहसिक और अनुशासनिक। जी हाँ, बिल्कुल यही उत्तर है, दुस्साहसिक और अनुशासनिक। यहाँ पे दुस उपसर्ग है और इक प्रत्यय है। ठीक है, अनुशासनिक में अनु उपसर्ग है और इधर भी इक है। अनु उपसर्ग है, शासन मूल शब्द है और इक इसमें प्रत्यय है, तो यही सही ऑप्शन है। भरपूर में पूर्व प्रत्यय है, कुरूप में भी प्रत्यय है, अनसुनी इसमें केवल अन उपसर्ग ही है, पागलपन में केवल पन प्रत्यय ही है। तो यदि हम बात करें उपसर्ग प्रत्यय दोनों की, तो ऑप्शन बी उसमें सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निवारण शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। 4 ऑप्शन है नी, निव, निवा और निहि। सही ऑप्शन ए है। ठीक है, निवारण में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नी प्लस वारण निवारण। चलिए, किस क्रम में ला उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? 4 ऑप्शंस हैं, ला उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ध्यान देना है, नहीं हुआ है। लावारिस, लावजह, ला इलाज और लापरवाह। देखिए, लावारिस जो जिसका कोई वारिस नहीं है, ला इलाज, लापरवाह बिल्कुल, लेकिन ला वजह कोई शब्द नहीं है, बेवजह एक शब्द होता है, इसमें बे उपसर्ग होता है, जिसकी बात हम पिछले प्रश्नों में कर चुके हैं। ला वजह कोई शब्द नहीं है। ठीक है, तो यही इसका उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दक्षिण और देखिए, इस तरह के प्रश्न में मैं जैसे आपको मैंने पिछले टेस्ट में बताया है कि इसमें केवल एक या दो ऑप्शन से भी हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, 4 ऑप्शंस हैं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य या वायव्य। तो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा हो जाती है, देखिए इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, अभी बात कर रहा है दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, ये दिशा। तो ये अगर हम इस दिशा की बात करें तो 4 ऑप्शंस हैं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। तो इसका हो जाएगा आग्नेय। ये दिशा कौन सी है? आग्नेय। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, मतलब इस दिशा की बात हो रही है, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है नैऋत्य। चलिए, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा होती है ईशान, उत्तर और पूर्व ये वाली। ठीक है, और उत्तर और पश्चिम की एक ही ऑप्शन बचता है, उत्तर और पश्चिम, तो ये हो जाएगा वायव्य। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए 2, 3, 1 और 4, तो ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरों की त्रुटियां या दोष खोजने वाला कहलाता है। ठीक है, सही उत्तर है छिद्रान वेशक। देखिए, छिद्रान वेषण क्या होता है? दूसरों की त्रुटियां या कमियां ढूंढना। ठीक है, और दूसरों की कमियां या त्रुटियां ढूंढने वाला या खोजने वाला हो जाता है छिद्रान वेशक। ठीक है, तो सही ऑप्शन उसका उत्तर होगा छिद्रान वेशक। और समीक्षक क्या होता है? समीक्षक का अर्थ होता है जो साहित्य होते हैं उनकी विवेचना करने वाला समीक्षक होता है, और समीक्षण क्या होता है? उनकी विवेचना करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यह भी उसी तरह का प्रश्न है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, इसका होगा ऐषणा। देखिए, अब ए का 2 होता है, तो हम देखते हैं। देखिए, ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, उत्तर होगा या तो बी, 1 मिनट, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, बी या डी में से कोई एक उत्तर होगा। ठीक है, अगला है किसी वस्तु को पाने की नितांत इच्छा, इसे कहते हैं अभीप्सा। तो बी के एक की यदि बात करें तो केवल ऑप्शन डी में है,
इसका अर्थ है हमारा उत्तर तो बी ही है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, उत्तर डी है हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न, ये अगला ऑप्शन है अधिक से अधिक पाने की इच्छा, ये हो जाता है तृष्णा, और प्रतीक्षा युक्त प्राप्त की इच्छा, ये हो जाता है उत्कंठा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, मतलब जो सुमेलित नहीं है। असंगत का मतलब है जो सुमेलित नहीं है। किसी की कृपा से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होना, कृतार्थ, बिल्कुल सही है। अगला है किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, ये भी सही है। जो इस लोक से अलग हो, जो इस लोक से परे हो, अलौकिक, बिल्कुल ठीक है। जो कम बोलता है, जो कम बोलता है मिष्टभाषी, ये देखिए, जो कम बोलता है वो मिष्टभाषी नहीं होता है। मिष्टभाषी कौन होता है? मीठा बोलने वाला। ठीक है, जो कम बोलता है वो होता है मितभाषी। ठीक है, चलिए एकल शब्द अटल का वाक्यांश में क्या रूपांतरण होगा? इसका अर्थ है कि जो अटल शब्द है, यदि हम इनकी बात करें तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अटल के लिए बिल्कुल प्रयुक्त है? जिसे टाला न जा सके, जो अपनी बात से टले नहीं, जिसे टालना बहुत मुश्किल हो, या जो किसी से अटा हुआ न हो। तो बिल्कुल सटीक उत्तर इसका ऑप्शन बी है, जो कि है जो अपनी बात से टले नहीं। कई बार हम जो टाला न जा सके में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका जो टाला न जा सके वो होता है अनिवार्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? फिर ध्यान देना है, सार्थक नहीं पूछा है। कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी, जी नहीं, कड़वी बातें बोलने वाला होता है कटुभाषी, ना कि कड़वी बातें सुनने वाला। उत्तर यही है, लेकिन बाकी बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। किसी वस्तु का चौथा हिस्सा, चतुर्थांश, बिल्कुल सही है। देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त, बिल्कुल सही है। और हिसाब किताब लिखने वाला लेखपाल, ये भी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, जिसका अनुभव हृदय को न हो, जिसका अनुभव शरीर को न हो, या जिसका अनुभव बुद्धि को न हो। इसका उत्तर है जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, वो होता है अगोचर। अगोचर ईश्वर या कृष्ण का पर्यायवाची भी होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए सार्थक शब्द होगा मनन, मनवा, बेध्यान, या अन्य मनस्क। तो सही उत्तर है अन्य मनस्क। अन्य मनस्क का अर्थ होता है जिसका मन या जिसका ध्यान दूसरी तरफ हो। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है विशेषज्ञ, बुद्धिमान, वाक्पटु या प्रत्युत्पन्नमति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखिए विशेषज्ञ क्या होता है? किसी भी बात की, किसी भी विषय में विशेषता रखने वाला। ठीक है, वो होता है विशेषज्ञ। तो जरूरी नहीं है कि वो शीघ्र उत्तर भी दे, तो ये गलत है इसका। बुद्धिमान होता है जो बुद्धि से जिसके पास बहुत बुद्धि है, जो बुद्धिमान है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो शीघ्र उत्तर देने में भी सक्षम हो, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। वाक पटु का अर्थ होता है, देखिए पटु मतलब होता है चतुर, और वाक मतलब होता है बोलना, जो बोलने में चतुर है, लेकिन जरूरी नहीं है वो उत्तर देने में भी चतुर है। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, प्रत्युत्पन्न मति। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? फिर ध्यान देना है, बिल्कुल बहुत ध्यान से आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने होते हैं। नहीं है पूछा गया है जो आपसे उत्पन्न हुआ हो, सहजात, जी नहीं, यही पहला ही गलत है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी यही है। देखिए सहजात का अर्थ होता है जिन्होंने साथ साथ जन्म लिया हो। ठीक है, तो ये गलत है। जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो वो होता है स्वयंभू, ना कि सहजात। ठीक है, अगला है जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, स्थित प्रज्ञ, बिल्कुल सही है। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, अभी बात की थी हमने पिछले ही प्रश्न में प्रत्युत्पन्नमति।
जब ठीक से सही समय पे सही बुद्धि कार्य करेगी तभी तो शीघ्रता से उत्तर देंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, प्रत्युत्पन्नमति। अगला है जो रोका हुआ न हो अनिरुद्ध, ये भी सही है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू और सहजात, जो जिनका जन्म साथ में हुआ हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अग्नि बड़वानी वे बड़ी हैं, आग पेट की में बड़वा, देखिए बड़वाग्नि होगा यहाँ पे, ठीक है। बड़वाग्नि का अर्थ होता है, अभी बात करते हैं हम ऑप्शंस में। बड़वाग्नि पेट की भूख के लिए, मंदाग्नि के लिए, समुद्र में लगने वाली आग के लिए, या कायाग्नि के लिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वाग्नि और पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कम या नपा तुला खर्च करने वाले को कहते हैं, कम या नपा तुला खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, देखते हैं। मक्खी चूस कहते हैं, कंजूस कहते हैं, मितभोजी कहते हैं, या मितव्ययी कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, मितव्ययी, ठीक है। कम या नपा तुला खर्च करने वाला मितव्ययी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन विकल्पों में से वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है, नहीं पूछा गया है। सूर्य के अस्त होने का समय प्रत्युष, नहीं, गलत है ये। प्रत्युष का अर्थ होता है प्रातः काल, ना कि सायकाल। जिसे कठिनाई से भेजा जा सके, भेदा, भेजा नहीं भेदा, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, दुर्भेद्य। बिना पलक झपकाए, निमिलित। जिसका कोई मूल्य न हो, बहुमूल्य। तो यहाँ ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाता है, और बहुमूल्य भी गलत हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन केवल दूसरा सही है इसमें, ठीक है ना। गलत पूछा गया है तो 1, 3 और 4 गलत है, 1, 3, 4। ये देखिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। सूर्य के अस्त होने का समय सूर्यास्त। बिना पलक झपकाए निर्निमेष होता है, ना कि निमिलित होता है। और जिसका कोई मूल्य न हो वो अमूल्य होता है, बहुमूल्य नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हमारा हिंदी का डिस्कशन कंप्लीट होता है। आगे के आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो शुभम सर लेंगे।